दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में कवर कर रहे थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उन्हीं को जारी रखते हुए आज हम कवर करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, या कभी कभी इसे हम भू राजस्व प्रणाली भी कह देते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 सिस्टम्स या 3 प्रणालियाँ पढ़ेंगे या 3 व्यवस्था पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए सीधा टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम या भू राजस्व प्रणाली। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो इसमें 3 सिस्टम है हमारे, परमानेंट सिस्टम और रेतवाड़ी जो है रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवारी सिस्टम या महलवारी प्रथा। तो इनको समझेंगे। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हुआ क्या था कि 1765 से 1772 में हमें पता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन या डायरकी अप्लाई कर दी गई थी। बंगाल में डायरकी क्या होती है? द्वैध शासन यानी डुअल टैक्सेशन, यानी 2 कर देना, एक केंद्र को एक राज्य को, यानी एक सेंट्रल को और एक स्टेट को। तो इसी के तहत बंगाल में डायरकी या द्वैध शासन अप्लाई कर दिया गया। और यही 7 साल का पीरियड जो था, यही जो 7 साल का पीरियड था, इसे ही बोला गया भारत की लूट। और इस 7 साल तक बंगाल को बुरी तरीके से लूटा गया और सारा का सारा जितना भी धन था उसे लूट कर ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन फिर होता क्या है, 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आता है कौन? बंगाल का गवर्नर बनकर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में जो डायरकी या द्वैध शासन अप्लाई किया गया था उसे बंद कर दिया जाता है या उसे अंत कर दिया जाता है। और इसी ने केंद्रीय खजाने को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही केंद्रीय खजाने को मुर्शिदाबाद, जो बंगाल में था, आज बांग्लादेश में है, कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इनका जो खजाना था उसे मुर्शिदाबाद से उठाया और कलकत्ता में लेकर आए। और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही 1772 में राजस्व परिषद या रेवेन्यू काउंसिल का गठन किया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही पंचशाला बंदोबस्त लागू किया जाता है या इसकी शुरुआत की जाती है। और हमें पता है इसके तहत क्या होता है कि इस पंचशाला बंदोबस्त में अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को लगान वसूल करने का वार्षिक अधिकार दिया जाता है। यानी कोई भी ज़मीन, अगर बंगाल में कोई भी ज़मीन मान लो चुन ली और उस पर कोई जब बोली लगाई जाएगी और जो सबसे अधिक बोली लगाएगा वही व्यक्ति आने वाले 1 साल तक उस ज़मीन से राजस्व या रेवेन्यू वसूल करेगा और उसका कुछ भाग वो ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा। तो यही थी पंचशाला बंदोबस्त जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन फिर होता क्या है कि 1786 से लेकर 1793 में इस 7 साल के पीरियड में कौन आता है बंगाल का गवर्नर बनकर? लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। और इसी के द्वारा इस व्यवस्था को जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी, इसी को परमानेंट कर दिया जाता है। और इसी के द्वारा 22 मार्च 1793 को यानी 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर इसे लागू कर देता है। या इसे कभी कभी हम जागीरदारी प्रथा या जमींदारी प्रथा भी कह देते हैं। और जो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका जो समय रखा था वो 1 साल रखा था, वार्षिक रूप से वसूल किया जाता था। लेकिन जब कॉर्नवालिस आता है तो वह इस व्यवस्था को परमानेंट तो करता ही है, साथ में इसका टाइम पीरियड जो है, इसका जो समय है वो 10 साल कर देता है। यानी अगर कोई बंगाल में कोई ज़मीन चुनी गई तो उसके लिए जो राजस्व वसूल किया जाएगा वो अधिक बोली लगाने वाला वसूल करेगा। और पहले 1 साल हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया कॉर्नवालिस ने कि उस ज़मीन से जो लगान या रेवेन्यू वसूल किया जाएगा वो उस व्यक्ति के द्वारा 10 साल तक वसूल किया जाएगा। यह कर दिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और जैसे कि हम जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है इसे। इसी के द्वारा 21 अप्रैल 1793 को सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई थी। ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगर बात करूँ परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था? ये है बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, वाराणसी में, गाजीपुर में, असम में और
जो कर्नाटक है, कर्नाटक के उत्तरी भाग पर यह लागू किया गया था। अगर बात करें इस स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट की, तो अगर बात करें टोटल लैंड, जो उस वक्त जो टोटल लैंड था या कुल भूमि थी भारत की, उसके कितने परसेंट भाग पर था, तो ये उसके 19% या 19% भाग पर लागू किया गया था क्या, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही कहा जाता था जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त। और यह जमींदार प्रथा अप्लाई कर दी गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये था जो इसमें हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है दोस्तों, वो है नेक्स्ट हमारा रेतवाड़ी सिस्टम या रेतवाड़ी प्रथा। तो शुरू करते हैं रेतवाड़ी प्रथा का। तो सेकंड नंबर पर क्या है, रेतवाड़ी सिस्टम या रेतवाड़ी प्रथा। अगर मैं इसके संस्थापक की बात करूं दोस्तों, तो इसके संस्थापक हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके संस्थापक हैं। और अगर बात करूं तो यह कुल भूभाग के लगभग 51% भाग पर लागू किया गया था। लेकिन यानी ये टोटल लैंड जो इंडिया में था उसके 51% भाग पर, ये टोटल लैंड पर अप्लाई किया गया था कौन सा, रेतवाड़ी प्रथा। और इसमें हुआ क्या करता था, इसमें ये हुआ करता था इस व्यवस्था में कि जमीन धारक को ही मालिक मानकर जमीन की जो कीमत थी वो निर्धारित कर दी जाती थी, और लगान की कीमत परिवर्तनशील और अस्थायी थी। यानी कहने का मतलब यह है कि इस जो परिवर्तन जो कीमत थी इस लगान की, वो आसानी से बदली जा सकती थी। यानी वह क्या थी, परिवर्तनशील थी। यानी मैंने क्या बोला कि जमीन धारक को ही मालिक मानकर लगान की कीमत निर्धारित की जाती थी, और लगान की कीमत परिवर्तनशील और अस्थायी थी, यानी टेम्पररी थी। और मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस कीमत में बदलाव किए जा सकते थे। अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, तो यह मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल में यानी ईस्टर्न बंगाल में, और असम के कुछ क्षेत्र पर यह अप्लाई की गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस व्यवस्था का अगर बात करूं मैं रेतवाड़ी सिस्टम का, तो रेतवाड़ी सिस्टम क्यों अच्छी थी, ये इसलिए अच्छी थी क्योंकि इसमें डायरेक्ट उन्हीं किसानों से लगान वसूल किया जाता था या रेवेन्यू लिया जाता था जिनकी वह भूमि या लैंड हुआ करती थी। उन्हीं से ये जो रेवेन्यू था ये वसूल किया जाता था जिनकी एक्चुअल में ये लैंड हुआ करती थी या ये भूमि हुआ करती थी। इसलिए रेतवाड़ी सिस्टम अच्छा था। किसके द्वारा शुरू की गई थी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा था हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम था वो था महलवारी प्रथा या महलवारी सिस्टम। तो चलते हैं महलवारी प्रथा पे या महलवाड़ी सिस्टम पे, जो तीसरा सिस्टम है। तो अगर इस सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे मार्टिन बर्ड। कौन थे इसके संस्थापक, इसके संस्थापक थे मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉनसन इसके संस्थापक माने जाते हैं। मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉनसन इसके संस्थापक माने जाते हैं, यानी फाउंडर। बात करें इस सिस्टम में क्या था तो ये जो सिस्टम था ये टोटल लैंड के जो टोटल भूमि थी उसके 30 से 31% यानी 30 से 31% टोटल लैंड पर ये लागू किया गया था भारत के। और इसमें होता क्या था कि इसमें भूमि को नापकर पूरे गांव पर लगान निर्धारित किया जाता था, जिसे वसूल करने का काम गांव का मुखिया का होता था। यानी इसमें करेंगे पूरी गांव की ज़मीन को, भूमि को नाप लेंगे और उसका लगान निर्धारित कर दिया जाएगा। और उस लगान को कौन वसूल करेगा, तो उसे गांव का जो मुखिया होता था उसके द्वारा इसको वसूल किया जाता था। और ये कितने परसेंट भाग पर था, 30 से 31% भाग पर ये था। और अगर बात करूं इस सिस्टम की, तो यह प्रणाली जो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉनसन के द्वारा शुरू की गई थी। और इस वक्त अगर बात करूं तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इस वक्त भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। और अगर बात करूं इस व्यवस्था की, तो ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम था या महलवाड़ी प्रथा थी, यह पंजाब में, संयुक्त प्रांत में और मध्य प्रांत में, यानी पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस की बात करूं यानी संयुक्त प्रांत की बात करूं तो आज का उत्तर प्रदेश ही संयुक्त प्रांत है। और मध्य प्रांत की बात करूं तो आज का मध्य प्रदेश ही मध्य प्रांत कहलाता है। तो ये था दोस्तों तीन सिस्टम्स जो हमने पढ़े लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित,
अब इनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, बिना देरी करते हुए, बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। अगर पूछे आपको स्थायी बंदोबस्त क्या थी और किसके समय में शुरू की गई थी, तो यह क्या था, एक व्यवस्था थी जिसके तहत भूमि का जो अधिक बोली लगाता था उसको व्यक्ति को लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। ये कब शुरू की गई थी, तो हमें पता है यह 1786 से 1793 के बीच जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था उसके समय इसे अप्लाई कर दिया गया था। यानी अगर आपसे पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट का जनक या फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट कौन है, तो आप सीधा आंसर करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक था भारत में, जो कॉर्नवालिस रहा था गवर्नर। अगर बात करूं तो ये पंचशाला बंदोबस्त का ही रूप था, लेकिन इसको परमानेंट सेटलमेंट किसने बोला, तो कॉर्नवालिस के द्वारा इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला गया था। ये कहाँ पर लागू की गई थी, तो यह की गई थी बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, वाराणसी में और गाजीपुर में, असम में और कर्नाटक के नॉर्थन पार्ट में या उत्तरी भाग में। कितने परसेंट लैंड पर थी, तो टोटल जो इंडिया का लैंड था उसके टोटल भूमि के 19% या 19% भाग पर ये थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रेतवाड़ी प्रथा। और रेतवाड़ी प्रथा की अगर आपको बात करूं तो यह जो रेतवाड़ी प्रथा है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसके संस्थापक थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये याद रखेंगे। और कितने परसेंट भूमि पर थी, तो 51% टोटल भूमि पर थी ये, इसको याद रखेंगे। और इसमें और क्या बात थी कि इसमें जमींधारक को ही मालिक मानकर उससे लगान वसूल किया जाता था। तो ये याद रखेंगे। कहाँ पर अप्लाई की गई थी, मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम का कुछ क्षेत्र पर ये अप्लाई की गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में पूछेगा आपसे कि यह कितने परसेंट ज़मीन पर थी, तो आप कह देंगे 30 से 31% ज़मीन पर थी। और इसमें लगान किसके द्वारा दिया जाता था, तो इसमें गाँव का जो मुखिया होता था वो गाँव का लगान वसूल करता था। ये हो गया। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉनसन, इसके संस्थापक थे, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो महलवारी सिस्टम था इस वक्त भारत में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। ये कहाँ शुरू की गई थी, तो ये है पंजाब में, संयुक्त प्रांत में और मध्य प्रांत, यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये शुरू की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बेहतर साबित होगा और आपको ये तीनों सिस्टम्स आसानी से समझ में आए होंगे। और इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिएगा और उसके बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को आसानी से करेक्ट कीजिएगा। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर लेवल पर तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, दैनिक क्लासेस को देखने के लिए। गुड बाय।